16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति हमेशा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार हुई। रोज की तरह समय पर सुबह 9 बजे वह अपने घर से निकली। वह एक अनुशासित और समय की पाबंद लड़की थी, इसलिए उसका काम पर पहुंचना कभी देर से नहीं होता था। जब वह अपने घर के नीचे पहुंची तो एक कार उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कार में 2 लोग पहले से बैठे हुए थे। बिना किसी झिझक के कीर्ति उस कार में बैठ गई और कार आगे बढ़ गई। ये एक साधारण दिन जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस दिन कीर्ति कभी अपने ऑफिस नहीं पहुंची। दफ्तर में जब कीर्ति का इंतजार किया गया और वह नहीं आई तो उसके सहकर्मियों को हैरानी हुई। कीर्ति ने पहले कभी बिना बताए दफ्तर से छुट्टी नहीं ली थी। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उससे फोन किया। कीर्ति के पास 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन दोनों ही बंद आ रहे थे। अब सहकर्मी परेशान होने लगे थे। उन्होंने तुरंत कीर्ति के घर वालों से संपर्क किया। कीर्ति के घर वाले भी चिंतित हो गए। कीर्ति कभी बिना बताए गायब नहीं होती थी। शाम हो गई, फिर रात ढलने लगी, लेकिन कीर्ति का कोई पता नहीं चला। घर वाले और दोस्त उसे ढूंढने लगे, लेकिन ना तो कोई जानकारी मिली और न ही कीर्ति का कोई सुराग। हर कोई परेशान था कि आखिर कीर्ति कहाँ जा सकती है। आखिरकार 17 मार्च को कीर्ति की बहन शैफाली ने परेशान होकर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कीर्ति का 16 मार्च से कोई पता नहीं चल पा रहा था। यहां आपको कीर्ति के बारे में थोड़ा बता दूं। 28 साल की कीर्ति मुंबई के ग्राउंड रोड स्थित भारत नगर रेसिडेंस में अपने परिवार के साथ रहती थी। शैफाली ने 17 मार्च को डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसने बताया कि कीर्ति 16 मार्च की सुबह घर से दफ्तर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। जब कीर्ति का कोई पता नहीं चला तो फरहान अख्तर ने भी खुद लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और लोगों से अनुरोध किया कि अगर कोई कीर्ति के बारे में कुछ जानता हो तो तुरंत जानकारी दे। जब 18 मार्च को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो 5 अप्रैल को यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जहां कीर्ति 16 मार्च की सुबह दिखाई दी थी। सीसीटीवी फुटेज से यह सामने आया कि कीर्ति जब सुबह अपने घर से बाहर निकली थी तब उसके घर के नीचे एक इको स्पोर्ट कार आकर रुकी थी। इको स्पोर्ट कार के नंबर से पता चला कि इस कार का मालिकाना हक 42 साल की एक महिला खुशी सहजवानी के नाम पर था। पुलिस ने खुशी सहजवानी की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह भी उसी ब्लंड सैलून में काम करती थी जहां कीर्ति फाइनेंस मैनेजर थी। अब पुलिस खुशी सहजवानी के पास पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने सीधा सवाल किया कि 16 मार्च की सुबह 9 बजे वह कीर्ति के घर के नीचे क्या कर रही थी और क्यों उसने कीर्ति को अपनी कार में बैठाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि कार में सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि उसके साथ और 2 लोग थे। तीसरी थी कीर्ति, जो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। अब पुलिस ने खुशी को बुलाकर पूछताछ की। खुशी ने माना, हाँ, मैं 16 मार्च की सुबह कीर्ति के घर आई थी। मैं दफ्तर जा रही थी और मेरे साथ सिद्धेश भी था। सिद्धेश भी हमारे सैलून में। खुशी ने बताया, हमने कीर्ति से कहा कि चलो हम तुम्हें दफ्तर छोड़ देते हैं, लेकिन कीर्ति ने कहा कि उसे ग्राउंड रोड्स स्टेशन पर उतार दो। वो हमेशा वहीं से लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाती थी, तो हमने उसे ग्राउंड रोड्स स्टेशन पर उतार दिया और फिर हम सीधे दफ्तर चले गए। अब खुशी तो ये बताकर निकल गई। खुशी ने इस कहानी को बताकर खुद को मामले से अलग कर लिया था। पुलिस ने ये जानने के लिए कि खुशी और सिद्धेश सच में दफ्तर गए थे या नहीं, उनके ऑफिस की हाजिरी चेक की। रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि दोनों उस दिन सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर में मौजूद थे। उनकी हाजिरी भी दर्ज थी, जिससे ये साफ हो गया कि उन्होंने जो कहा था वो सच था। क्राइम ब्रांच की टीम को अभी भी कीर्ति का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जांच में अब तक कीर्ति के ग्राउंड रोड स्टेशन पर उतरने के बाद के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी और मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने अब कीर्ति के घर से लेकर ग्रैंड रोड स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज जहां जहां रास्ते में थे
खंगाल ने शुरू किए। ग्रैंड रोड स्टेशन के बाहर इको स्पोर्ट कार, जो खुशी की थी, वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ, इस तलाश के दौरान एक कैमरा हाथ लगा, जहां से वो घर से गुजरी थी। पहले तो उसमें ये देखा कि इस इको स्पोर्ट कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। कार खुशी चला रही है, उसके बराबर में सिद्धेश बैठा है और पिछली सीट पर की बैठी है। अब पुलिस की जांच में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कार एक और जगह 7 रास्ता तो कर 7 रास्ता से होकर गुजरी। वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखा कि कार में सिर्फ 2 लोग ही थे, खुशी और सिद्धेश, लेकिन की कार में नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि ठीक 7 मिनट पहले कीटर्टी कार में बैठी दिखी थी और अब अचानक गायब हो गई थी। इससे साफ हो गया कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि इस दौरान कार ग्रंट रोड स्टेशन की तरफ नहीं गई थी। कार इधर उधर घूम रही थी और इसके बाद पुलिस के पास कोई ठोस लीड नहीं बची। अब पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि खुशी की कार के पिछले कुछ दिनों के मूवमेंट पर नजर डाली जाए। पुलिस ने सीवीसी फुटेज खंगालने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि खुशी की कार पिछले 10 दिनों या 12 दिनों में किस किस रूट से जाती थी और वह किन रास्तों पर अक्सर देखी गई है। इससे पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई और सुराग मिल जाए जिससे कीर्ति की गुमशुदगी का रहस्य सुलझाया जा सके। खुशी ने अपने पहले बयान में ये भी कहा था कि जैसे कीर्ति ग्रांट रोड स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाती थी, वैसे मैं भी खुद कई बार ग्रांट रोड स्टेशन जाती हूँ और वहाँ कार पार करके और फिर मैं भी लोकल से चली जाती हूँ। जब पुलिस ने पिछले महीने भर का यानी 2 महीने का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पुलिस हैरान रह गई। उसमें देखा कि एक भी दिन खुशी अपनी कार से ग्रांट रोड स्टेशन नहीं गई। तो सवाल ये था कि झूठ क्यों बोला। यहीं से क्राइम ब्रांच की टीम का शक खुशी पर गहराने लगा। पुलिस के पास कीर्ति के गायब होने के कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं थे और लगभग 50 दिन बीत चुके थे। मई का महीना आ गया था, लेकिन कीर्ति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इस दौरान खुशी और सिद्धेश से कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार वे कोई ठोस जानकारी देने में नाकाम रहे। आखिरकार पुलिस ने एक दिन कहा, अब हमें आपकी कार की तलाशी लेनी होगी। ये कदम पुलिस के लिए बहुत अहम था, क्योंकि कार की जांच से शायद मामले में कुछ नया सुराग मिल सके और कीर्ति की गुमशुदगी का रहस्य खुल सके। अब पुलिस ने इकोस्पोर्ट कार को उठाकर कलीना फॉरेंसिक लैब भेज दिया, इस उम्मीद में कि शायद कार से कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे कीर्ति के गायब होने की गुत्थी सुलझ सके। कुछ दिनों बाद जब फॉरेंसिक लैब से खबर आई, कार के अंदर खून के सूखे हुए धब्बे पाए गए थे। अब सवाल ये था कि ये खून किसका है। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये खून कीर्ति का हो सकता है। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने कीर्ति की मां का डीएनए सैंपल लिया और उसे कलीना लैब भेज दिया। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई और जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। कार के अंदर मिले खून के धब्बे कीटर्टी की मां के डीएनए से मैच कर गए। इसका मतलब ये था कि कार में जो खून मिला था वह कीर्ति का ही था। अब पुलिस के पास इस बात का पक्का सबूत था कि कीर्ति के साथ कुछ बड़ी अनहोनी हुई थी और इस घटना में खुशी और सिद्धेश का हाथ होने का शक और भी गहरा हो गया था। अब पुलिस के पास काफी सबूत थे। ये मर्डर 16 मार्च 2018 को हुआ था और ये दोनों में 2018 को गिरफ्तार हुए। मैं 2018 में लगभग 50 दिन हो चुके थे। कीर्ति को गायब हुए। खुशी और सिद्धेश इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों से पूछताछ की जाती है। हत्या वाले दिनों आरोपी अपनी इको स्पोर्ट्स कार से कीर्ति से मिलने गए। 16 मार्च को खुशी सजलानी और सिद्धेश ताम्हाणकर सुबह सुबह डीबी मार्ग इलाके में चले गए। वहीं कीर्ति का घर था। जैसे ही वह घर से ऑफिस के लिए निकली, दोनों ने उसे बहाने से अपनी कार में बैठाया। कार जैसे ही आगे चल दी तो सिद्धेश किसी बहाने से कार को रोकने को कहा और फिर कीर्ति के पास जाके बैठ गया। फिर कीर्ति और सिद्धेश में किसी बात पर बहस हुई। सिद्धेश का गुस्सा उस दिन इतना बढ़ गया कि उसने आवेश में आकर कीर्ति का गला दबा दिया। गला घोटने के बाद जब कीर्ति की सांसें थम गई, तब दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने कीर्ति की जान ले लिए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने के बजाय
इस बात की चिंता सताने लगी कि लाश का क्या किया जाए। उन्होंने कीर्ति के शरीर को कार की पिछली सीट के नीचे छिपा दिया। आपको ये भी बता दूं कि ये हत्या दिन दहाड़े सरेआम कार के अंदर ही की गई थी, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। हत्या के बाद दोनों ने कीर्ति के शव के 3 टुकड़े किए और उन्हें कार के अंदर ही छिपा दिया। विंडस्क्रीन पर सनशेड लगा दिया गया ताकि बाहर से कोई कार के अंदर न झांक सके। गर्मी के मौसम का फायदा उठाते हुए उन्होंने यह भी सोचा कि सनशेड के कारण किसी को शक नहीं होगा। कार के अंदर कीर्ति का शव पड़ा हुआ था और बाहर किसी को भी इस भयानक अपराध की भनक तक नहीं लगी। इसके बाद सिद्धेश कार से उतरकर परेल में अपने घर चला गया और फिर वहां से सीधे अपने ऑफिस पहुंच गया। इसी बीच खुशी सजलानी लाश को उसी गाड़ी में लेकर सांता क्रूज स्थित अपने अपार्टमेंट पहुंची। वहां उसने गाड़ी को पार्क किया और फिर खुद अपने अंधेरी स्थित ऑफिस के लिए रवाना हो गई। लाश पूरे 7 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी में ही पड़ी रही, जिसे ठिकाने लगाने का काम अभी बाकी था। दोनों अपने अपने ऑफिस में दिन भर सामान्य तरीके से काम करते रहे, मानो कुछ भी अनहोनी नहीं घटी हो। उन्होंने पूरे दिन इस तरह का रखिया अपनाया जिसे किसी को शक न हो सके। शाम को ऑफिस से निकलते समय भी उन्होंने अपने कामकाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आने दी। शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपी अपने अपने ऑफिस से कुछ मिनटों के अंतराल पर निकले और सांता क्रूज वापस आ गए। इसके बाद शाम लगभग 6:30 बजे वे दोनों शव को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी को माहुल पोर्ट ट्रस्ट इलाके में ले गए। वहां उन्होंने शव को फेंक दिया, यह मानते हुए कि पुलिस कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। ये मामला करीब 6 साल पुराना है और इस दौरान जांच एजेंसियां कीर्ति की लाश या उसके अवशेष तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। इससे पता चलता है कि दोनों ने हत्या को इतने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था कि आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। खैर, खुशी 42 साल की शादीशुदा महिला थी, जबकि सिद्धेश 28 साल का अविवाहित युवक था। दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, लेकिन खुशी ने अपने पति को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वह इतनी चतुराई से अपने रिश्ते को छुपा रही थी कि उसके घर वालों को भी कोई शक नहीं हुआ। घर पर खुशी एक आदर्श पत्नी की तरह रहती, ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी पर कोई असर न पड़े और पति को उनके बीच चल रहे इस रिश्ते का अंदाजा भी न हो सके। सिद्धेश और खुशी ने कत्ल कैसे किया, यह तो साफ हो चुका था, लेकिन कत्ल क्यों किया, इसका खुलासा होना बाकी था। असल में सिद्धेश बी ब्लंट कंपनी में 4 साल से अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। शुरुआती 3 साल तक उसका काम अच्छा रहा, लेकिन 2017 में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। इसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से कीर्ति, जो कंपनी की फाइनेंस मैनेजर थी, उसने सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस दे दिया था। दरअसल 2017 में जब केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया, तब से सिद्धेश को जीएसटी के काम को समझने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से उसका काम ढंग से नहीं हो पा रहा था और कंपनी के वित्तीय मामलों में गड़बड़ियां हो रही थी। कीर्ति को लगने लगा था कि सिद्धेश के खराब काम की वजह से उसकी प्रोफेशनल इमेज खराब हो रही है और लोग उसे भी गलत समझने लगेंगे, और सिद्धेश को यह डर सताने लगा कि अगर उसने अपना काम ठीक नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी डर और गुस्से में उसने अपने दिमाग में कीर्ति को खत्म करने का ख्याल पाल लिया। उसे लगा कि अगर कीर्ति ही नहीं रहेगी तो उसके ऊपर से यह नौकरी का खतरा भी टल जाएगा। इसी सोच में डूबकर उसने खुशी के साथ मिलकर कीर्ति की हत्या की योजना बनाई और हत्या से पहले सिद्धेश ने कीर्ति को समझाने की कोशिश की थी कि उसकी नौकरी पर खतरा मंडा रहा है। उसने कीर्ति से कहा कि उसकी परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से वह पहले से ही बहुत तनाव में है और अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके लिए दूसरी नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धेश ने कीर्ति से गुजारिश की कि वह उसे एक और मौका दे ताकि वह अपना काम सुधर सके और नौकरी बचा सके, लेकिन कीर्ति ने साफ तौर पर कह दिया कि उसकी खराब परफॉर्मेंस कंपनी के लिए नुकसानदायक है और वह उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। इस पर सिद्धेश को यह डर और पक्का हो गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसकी समझाइश का कोई असर न होने पर गुस्से और डर के चलते उसने खुशी के साथ मिलकर इस खौफनाक कदम उठाया और उसकी हत्या कर दी।
हत्या को अंजाम देने के बाद सिद्धेश और खुशी ने किसी को शक न हो इसके लिए एक नाटक भी किया। उन्होंने दिखाया कि वे भी कीर्ति व्यास को ढूंढ रहे हैं ताकि मामले में उनकी भूमिका छुपी रह सके। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनके राज खुलते चले गए। ये मामला शीना बोरा हत्याकांड की तरह हाई प्रोफाइल था, इसलिए उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसलगीकर, क्राइम ब्रांच चीफ संजय सक्सेना और एडिशनल सीपी के एम प्रसन्ना ने इसे खुद मॉनिटर किया। जांच में पता चला कि कीर्ति व्यास की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके में शीना बोरा हत्याकांड जैसी कई समानताएं थीं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पाया कि जिस तरह इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा का गला कार में घोंटा था, उसी तरह सिद्धेश और उसकी सहयोगी खुशी ने भी कीर्ति की हत्या चलती कार में की। हत्याकांड में एक और समानता यह थी कि शव को लंबे समय तक कार में रखा गया, ठीक उसी तरह जैसे शीना बोरा हत्याकांड में किया गया था। शव को कार में 7 घंटे से अधिक समय तक रखा गया, जब तक कि सिद्धेश और खुशी ने तय नहीं कर लिया कि शव को कहाँ ठिकाने लगाना है। 16 मार्च कर लिया कि शव को कहाँ ठिकाने लगाना है। 16 मार्च 2018 को हत्या की गई थी और आरोपी मई 2018 में गिरफ्तार हुए। 3 महीने बाद इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई। खुशी सजलानी को साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सिद्धेश ताम्हाणकर अब भी जेल में था। आखिरकार 28 मई 2024 को सेशन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों ने कीर्ति व्यास का शव माहुल इलाके में फेंक दिया था, जहां मैंग्रोव का जंगल फैला हुआ है। शव को ढूंढने के लिए माहुल गांव के मछुआरों से मदद ली गई थी। क्राइम ब्रांच ने तकनीक का सहारा लिया और ड्रोन का इस्तेमाल किया। जांचकर्ताओं को संदेह था कि शव मैंग्रोव के बीच कहीं फंसा हो सकता है और उच्च ज्वार के दौरान झाड़ियों में प्रवेश करना मुश्किल था, इसलिए झाड़ियों के अंदर गहराई से देखने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। पुलिस को डर था कि कीर्ति व्यास के शव के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये एक ऐसा हत्या का मामला था जिसमें कातिल तो पकड़ लिए गए, लेकिन लाश नहीं मिली। पुलिस को संदेह था कि शव शायद लोमड़ियों द्वारा ले जाया गया हो, जैसा कि स्थानीय मछुआरे ने बताया था। इस वजह से जांच में कोई ठोस सबूत या शव के अवशेष नहीं मिल पाए। फिर भी सिद्धेश और खुशी को उनके जुर्म के लिए सजा सुनाई गई। 28 मई 2024 को सेशन कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा दी। हालांकि वे कभी भी कीर्ति व्यास के शव की स्थिति और ठिकाने के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाए। इस मामले का अंत ऐसे हुआ कि न्याय का एक हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन कीर्ति व्यास के परिवार और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी शव कभी नहीं मिला। ये कहानी न केवल न्याय की प्रक्रिया की जटिलताओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक हत्या के मामले में केवल अपराधियों की गिरफ्तारी ही सब कुछ नहीं होती। मृतक का सम्मान और पहचान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस तरह यह मामला पुलिस और समाज के लिए एक अनसुलझे रहस्यमय अंत के साथ खत्म हुआ। कीर्ति व्यास के मामले में एक बेगुनाह की जान ली गई, जिसने उसके परिवार और समाज को गहरा दुख पहुंचाया। उसकी हत्या ने उसकी पूरी जिंदगी को एक खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा किया, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। परिवार के 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 पीसी मनाज सिंह के परिवार के परिवार के तौबार से का परिवार के सह परिवार के लाभों दियोमार के परिवार के वासे के परिवार के परिवार के परिवार के परिवार के परिवार के परिवार के अधि परिवार के परिवेमा और के परिवार के परिवार के परि के वार के परिवार के परिवार के परिवार से का परिवार हवार के परिवार आईती के परिवार के थे मरी आवार के परिवार के परिवे लेकिन क्यों थे मरी परिवार के ओ परिवार के पता विधि मान के परिवार के परिवार के परिवार के परिवार के फनी रही वही बात परिवार के परिवार के परिवार के परिवार के परिवार के परिवार अनेक के परिवार 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 के पर परी जैसे कि अपराध का अंजाम भुगतना हमेशा जरूरी है। सिद्धेश और खुशी ने अपने गुनाहों के लिए सजा पाई, जो दर्शाता है कि अंततः अपराधियों को उनके की सजा मिलती है।
चाहे कितना भी समय लगे, एक हत्या के मामले में केवल अपराधियों को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है। मृतक का सम्मान और उसके परिवार को न्याय मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में शव की अनुपस्थिति ने न्याय की प्रक्रिया को अधूरा बना दिया। किसी भी अपराध की जांच में सबूतों की अहमियत होती है। शव का ठिकाना नहीं मिलने के कारण इस केस की जटिलता बढ़ गई और यह दर्शाता है कि सबूतों का होना कितना महत्वपूर्ण है। अपराधी के लिए न्याय और समाज के लिए शांति की प्रक्रिया के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। इस केस ने यह भी बताया कि अपराध के मानसिक और भावनात्मक असर को कम करने के लिए सही जांच और सजा का महत्व कितना है। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन की भूमिका अपराध जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कई बार मुश्किल मामलों को हल किया जा सकता है। इस तरह की कहानियां समाज को यह सिखाती हैं कि न्याय केवल कानून की धाराओं से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और जिम्मेदारियों से भी जुड़ा होता है। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है। अगर इसके लिए सुरक्षित रहें, तब तक के लिए सुरक्षित रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।